हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट देखेंगे। आज 6th और 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों देखेंगे गुप्त साम्राज्य, जिसका उदय 275 ईस्वी में हुआ था और अंत 550 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपने कई बच्चों को ईस्वी व ईसा पूर्व में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने अभी अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, आप उसे देखें और अपने ईसा पूर्व व ईस्वी के डाउट्स को क्लियर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय भारत में या उत्तर भारत में कुषाणों व शकों के बाद, अर्थात कुषाण व शकों के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। और गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी? श्री गुप्त ने 275 ईसा पूर्व में। और समुद्रगुप्त ने स्वयं को उसके प्रयाग प्रशस्ति में, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की है। और समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का परपोत्तर माना है। क्या माना है दोस्तों? परपोत्तर। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ने शासन संभाला और इन्होंने महाराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली दोस्तों? महाराज की। तो आगे देखते हैं, घटोत्कच के बाद कौन से राजा आए? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। और इन्हें ही गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने, चंद्रगुप्त ने एक संवत की शुरुआत की थी जिसे गुप्त संवत कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 319 ईस्वी में की थी। और चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने सत्ता संभाली। और दोस्तों, समुद्रगुप्त का साम्राज्यवाद का आदर्श यही था, दिग्विजय व एकीकरण। या समुद्रगुप्त का आदर्श था दिग्विजय, अर्थात विजयों को प्राप्त किया जाए और साम्राज्य का एकीकरण किया जाए। और समुद्रगुप्त साम्राज्यवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देता था। इसका शासनकाल था 335 से 380 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है। और दोस्तों, स्मिथ ने कहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। दोस्तों, एक इतिहासकार या दार्शनिक वे हैं जिन्होंने, स्मिथ ने कहा है कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। दोस्तों, कौन है? समुद्रगुप्त है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 भागों में बांट सकते हैं। वो हैं गंगा का या गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र 1, 2 नंबर है पूर्वी हिमालय के राज्य, 3 नंबर पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, और 4 नंबर पर हैं पूर्वी दक्कन व दक्षिणी राज्य। और अंतिम 5 नंबर हैं वो हैं शक व कुषाणों द्वारा जीते या शक व कुषाणों के राज्य जो समुद्रगुप्त ने जीत लिए थे। तो समुद्रगुप्त के राज्य को हमने 5 भागों में बांटा है। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, गंगा यमुना दोआब, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी राज्य, व शक व कुषाणों के राज्य। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसने इलाहाबाद या जिसे वर्तमान में प्रयाग कहते हैं, अर्थात इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय व उपलब्धियों का वर्णन किया है। सीधे सीधे बात कहें तो इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। और इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार, अर्थात हरिसेन द्वारा लिखा गया है कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, अर्थात वह सभी युद्धों में विजयी रहा था। और दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ मिलता है, अर्थात उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम अंकित किया हुआ
मिलता है। और दोस्तों समुद्रगुप्त ललित कलाओं जैसे संगीत आदि में भी निपुण था और उसके कई सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था और इसे कविराज की उपाधि भी दी गई है। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। और दोस्तों समुद्रगुप्त के विदेशों से भी बहुत अच्छे संबंध थे और उसके पास बहुत बड़ी नौसेना भी थी, नौसेना शक्ति भी उसके पास थी। और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त के बाद सत्ता संभाली और जिसका शासनकाल है 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त के अन्य नाम है देवराज व देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम है देवराज व देवगुप्त। और दोस्तों इसके शासन की सबसे विशेषता यह है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों से सर्वाधिक किया, वैवाहिक संबंधों से सर्वाधिक किया। साथ ही साथ युद्ध की विजयों से भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इन्होंने अपनी एक पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। दोस्तों इन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह जिसका नाम प्रभावती है, उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और स्वयं शासन की वास्तविक संस्थापक बन गई, अर्थात उसने वास्तविक रूप से शक्ति अपने हाथ में ले ली। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा व गुजरात को भी जीत लिया था और इसने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। दोस्तों उज्जैन को बनाया था। और गुप्त साम्राज्य के समय शक शक्ति का उन्मूलन किसने किया था? भाई किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और शकों पर विजय पाने के बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। और दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत के इतिहास में अब तक 14 ऐसे राजा या सम्राट हो चुके हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और अंतिम राजा था सम्राट हेमू, जिन्होंने 1556 ईस्वी में बैरम खां के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, जो कि अकबर के काल में हुआ था। उसमें हेमू मारा गया और अकबर ने अपनी सत्ता वापिस संभाल ली थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बेटे थे। इनका शासनकाल है 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिहार में स्थित थी। और उसे नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक किले के रूप में समझकर उसे नष्ट कर दिया था। दोस्तों और दोस्तों कुमारगुप्त का शासन या कुमारगुप्त का साम्राज्य सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सौराष्ट्र गुजरात में है और आगे बंगाल तक, अर्थात बहुत ही विशाल राज्य पर कुमारगुप्त का अधिकार था। और कुमारगुप्त के काल में ही एक व्यक्ति पुष्यमित्र द्वारा विद्रोह किया गया था, अर्थात पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना भी कुमारगुप्त को करना पड़ा था। और फिर देखते हैं कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जो कि सत्ता में आए 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्योंकि इसने यह सत्ता अपनी योग्यता के आधार पर ली थी और मौर्य गुप्त साम्राज्य को संभाला। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। वही सुदर्शन झील जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाया था, उसका जीर्णोद्धार अर्थात उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। और स्कंदगुप्त के काल में ही गुप्त वंश पर या गुप्त साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण हुआ, जिन्हें मलेच्छ भी कहा जाता है। और यथार्थ स्कंदगुप्त को मलेच्छों का भी दमन करना पड़ा था और अंतिम रूप से हुणों का अंत
किसने कर दिया? स्कंदगुप्त ने। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको पूछ सकता है हुणों का दमन किसने किया, तो आप लिखेंगे स्कंदगुप्त ने। और आपको पूछ रहे कि शकों का दमन किसने किया, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आज हमने देखा दोस्तों गुप्त साम्राज्य के विभिन्न शासक। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।